गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देख लिया था। अभी तक हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य और चिकित्सा से रिलेटेड बहुत सारे प्रिंसिपल्स को देखा, बहुत सारे सिद्धांतों को देखा है, इसके बहुत सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने देखा है। तो आज आइए वीडियो सेगमेंट्स के इस इंपॉर्टेंट कड़ी में हम इसी से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ के रूप में है वो ये है, हाउ मेनी कंप्रेशंस एंड ब्रीथ शुड यू डू फॉर ईच साइकिल्स ऑफ द CPR। अर्थात प्रत्येक CPR के प्रत्येक साइकिल में, अर्थात जो CPR आप कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं, अगर किसी पेशेंट का जो पल्स रेट है और जिसका अगर उसका हार्ट रेट दोनों अगर मान लीजिए अरेस्ट हो जाता है, उसकी ब्रीदिंग नहीं हो रही है, उसका पल्सेस नहीं आ रहा है ना, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है। मैंने अपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में बताया है कि उस कंडीशन में हमको CPR करना होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना होता है। हमको क्या करना पड़ता है, तो हमने बताया था कि उसमें 30 कंप्रेशन के बाद हम 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग देते हैं। हमने बात किया था कि 30 कंप्रेशन देते हैं और इसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग देते हैं। तो यही क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि हाउ मेनी कंप्रेशंस एंड ब्रीथ शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ द CPR। CPR के प्रत्येक साइकिल में आप कितना कंप्रेशन और कितनी बार ब्रीथ देते हैं। पहला ऑप्शन है 15 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, दूसरा है 30 कंप्रेशन 5 ब्रीथ, तीसरा है 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ्स और चौथा है 15 कंप्रेशंस 5 ब्रीथ्स और पांचवा है 30 कंप्रेशंस 15 ब्रीथ्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर C सही होगा। 30 कंप्रेशन पर हम 2 ब्रीथ देते हैं, है ना। अगर किसी पेशेंट का हार्ट बीट नहीं आता है, अगर मान लीजिए उसके पल्स रेट और हार्ट रेट दोनों बहुत डाउन हो गए, डिमिनाइज्ड हो गए हैं, अर्थात उसका न तो पल्सेस चल रहा है न तो उसका हार्ट चल रहा है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, हमको तुरंत बिना किसी लेट लतीफ़ी के हम लोग CPR देना शुरू करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देते हैं। और इसमें हमने बताया था कि 30 बार हम लोग क्या करते हैं, उसके चेस्ट पर कंप्रेशन देते हैं और 30 बार के बाद 2 बार हम रेस्क्यू ब्रीदिंग देंगे, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। अपने मुँह को उस पेशेंट के मुँह में हम लॉक करके क्या करते हैं, अपने पूरे फेफड़े के सांस को उसके मुँह में उतार देते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है कौन है, ऑप्शन नंबर C सही है। 30 कंप्रेशन पर 2 ब्रीथ हमको देना होता है। ठीक, जैसा कि आप देखिए इस फिगर में दिखाया गया है, ये अगर किसी पेशेंट का पल्स रेट और उसकी ब्रीदिंग दोनों अगर रिटार्ड हो जाती है, दोनों नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में हमको तुरंत CPR देना पड़ता है। जैसा कि देखिए एक जो फर्स्ट एडर है किस प्रकार से उसके चेस्ट पर, जैसा कि आप ये देखिए चेस्ट पर कंप्रेशन दे रहा है ना, तो ये 30 बार कंप्रेशन देने के बाद 2 बार उसके मुँह में क्या करना पड़ता है, रेस्क्यू ब्रीदिंग देना पड़ता है। जैसा कि यहाँ देखिए दिया गया 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग और 30 कंप्रेशन। तो ऑप्शन में कौन सही रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यहाँ ऑप्शन नंबर C सही है। ऑप्शन नंबर C में ये वाला सही है, 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ दिया जाता है ना। एक बार इसको देख लीजिए फिगर में, CPR अर्थात कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसमें 30 कंप्रेशन दिया जाता है उसके चेस्ट पर और साथ ही साथ 30 कंप्रेशन के बाद हमको 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग देना पड़ता है प्रत्येक साइकिल में। एक साइकिल का मतलब होता है 30 कंप्रेशन 2 रेस्क्यू ब्रीथ और फिर अगला जब साइकिल आएगा फिर 30 कंप्रेशन पर 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना पड़ता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। व्हाट काजेज एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक जिसको हम सदमा कहते हैं, तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में, सदमे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसके वजह से हमको सदमा होता है। तो पहला ऑप्शन है चॉकिंग। चॉकिंग माने होता है गला घोटना। दूसरा होता है इंसेक्ट स्टिंग और स्पाइडर बाइटिंग। अगर मान लीजिए कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है, कोई विषैला जानवर काट लेता है, कोई विषैला कीट काट लेता है उससे। अगला कह रहा है 3rd डिग्री बर्न से, हार्ट अटैक से या स्ट्रोक से। तो इसमें जो एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है वो किसकी वजह से होता है बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। एनाफाइलेक्टिक शॉक जो होता है वो इंसेक्ट स्टिंग और स्पाइडर बाइट से होता है। अर्थात अगर स्पाइडर बाइट कर लेता है, काट लेता है, या तो फिर इंसेक्ट अगर कोई विषैले कीड़े मकोड़े या विषैले जानवर जब हमको काट लेते हैं तो हमारे शरीर में जो उनका पॉइजन है, उनका पॉइजन हमारे शरीर के लिए एंटीजन का काम करता है। जैसे ही वो पॉइजन हमारे शरीर के अंदर एंटीजन के रूप में जाता है, तुरंत हमारे शरीर में जो इम्यून सेल्स हैं बच्चों, वो बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्ड हो जाते हैं और वो एंटीबॉडी रिलीज करते हैं। जब वो एंटीबॉडी रिलीज करते हैं तो उसी के एक्शन में ही बच्चों एक बहुत होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन हमारे बॉडी में बहुत तेज़ी से निकलने लगता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एक फिजियोलॉजिकल बदलाव आ जाता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेज आ जाता है। क्या हो जाता है, हमारे पूरे मुंह में सूजन हो जाता है ना, और हमारे हाथ क्या होते हैं, पीले पीले पड़ जाते हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि आप देखिए सिम्टम्स में दिखाया गया है, ये देखिए एनाफाइलेक्टिक शॉक में अगर हमको जैसे कोई किसी जैसे मधुमक्खी ने डंक मार दिया,
कोई जैसे कहीं अगर आप छत्ते में हाथ डालते हैं तो ये देखिए जिस प्रकार से यहाँ दिखाया गया, अगर मान लीजिए कोई हमको इंसेक्ट बाइट कर गया, ठीक, जैसे कोई बर्र काट गया या फिर मधुमक्खी काट गई, तो उससे हमको क्या होता है, बहुत सारे सिम्टम्स हमारे शरीर में आते हैं, जैसे ईचिंग होना, हमारे पूरे शरीर में खुजलाहट होना ना, वीजिंग अर्थात शॉर्ट ब्रीथ हो जाना, हमको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, हमारा पेल स्किन हो जाएगा, अर्थात हमारी जो बॉडी के स्किन है वो कैसे पीले पड़ जाते हैं, है ना, हमारा पूरा मुंह सूज जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एनाफाइलेक्टिक शॉक होते हैं। धीरे धीरे आदमी क्या होता है, अनकॉन्शियस की ओर होने लगता है, बेहोशी की ओर आने लगता है, और एट लास्ट वो क्या हो जाता है, वो शॉक का पेशेंट हो जाता है, सदमे का शिकार बन जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो ये जो होता है ये किसकी वजह से होता है, किसी इंसेक्ट बाइट करने से, इनकी वजह से हमारे शरीर में एलर्जेंस बढ़ जाते हैं, अर्थात ये इट इज़ अ टाइप ऑफ द एलर्जिक कंडीशन। जो एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है क्या होता है, एक प्रकार का एलर्जिक कंडीशन होता है, और ये किसकी वजह से होता है, कोई इंसेक्ट के काट लेने से, स्पाइडर बाइट कर लेने से, या किसी विषैले जानवर के काट लेने से हमारे शरीर में जब उसका एंटीजन जाएगा, उसका पॉइजन जाएगा, तो हमारा एंटीबॉडी रिस्पॉन्ड हो जाता है और हिस्टामिन रिलीज करता है, और इस हिस्टामिन की वजह से हमारे शरीर में एलर्जी जनरेट हो जाता है, और ये एलर्जी हमारे शरीर में चकत्ते पड़ना, हमको सांस लेने में तकलीफ होना, हमारे बॉडी में ईचिंग होना, खजुलाहट होना, हमारे और क्या होता है, हमारे पूरा आँख लाल हो जाना, इस प्रकार से बहुत सारे एलर्जी के सिम्टम्स, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंसेक्ट बाइट करने से, इंसेक्ट के स्टिंग से, उसके डंक मारने से या स्पाइडर बाइट करने से हमको एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ थर्ड डिग्री बर्न्स। अगर थर्ड डिग्री बर्निंग का मतलब क्या होता है बच्चों, डीप बर्निंग, उसको हम क्या कहते हैं, डीप बर्निंग। बर्निंग दो प्रकार का होता है, एक सुपरफिशियल बर्निंग होता है, दूसरा डीप बर्निंग होता है। सुपरफिशियल बर्निंग का मतलब ये होता है कि जब हम 40% से नीचे जलते हैं तो हमारे ऊपर का जो हमारे स्किन का जो एपिडर्मल पार्ट होता है, ऊपर वाला लेयर ही जलता है। लेकिन जब हम बच्चों 60% के ऊपर जल जाते हैं तो उसको हम डीप बर्निंग कहते हैं। उसमें हमारा एपिडर्मिस और डर्मिस अर्थात हमारे स्किन के दोनों लेयर, दोनों पार्ट, डर्मल एंड एपिडर्मल, दोनों पार्ट जल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब दोनों पार्ट हमारे जल जाते हैं तो हमारी जो नर्व्स होती हैं, हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, जो हमारे पेन को, हमारे पीड़ा को, हमारी सूचनाओं को हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं, हमारे नर्व भी जल जाते हैं, जिसकी वजह से हमको सेंसेशन नहीं होता, पेन नहीं होगा, हमको कोई भी दर्द नहीं होगा। अगर हमारे बॉडी पर खरोंचा जाए या किसी प्रकार का कोई स्क्रैच किया जाए तो हमको थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि जब हम 60% बर्निंग में चले जाते हैं या थर्ड डिग्री बर्निंग में चले जाते हैं तो हमारे स्किन के सभी चीज़ जल जाते हैं, डर्मल पार्ट, एपिडर्मल, और उसके साथ साथ हमारी तंत्रिकाएं भी ध्वस्त हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमको किसी प्रकार का कोई फीलिंग्स, कोई किसी प्रकार का कोई सेंसेशन नहीं होता है, कोई संवेदनाएं का, किसी भी प्रकार का सूचना हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता है, तो हमको दर्द नहीं होता है। तो इसमें देखिए थर्ड डिग्री में क्या होता है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्निंग में जब हम थर्ड डिग्री बर्निंग में चले जाते हैं, डीप बर्निंग में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, 60% के ऊपर जल जाते हैं, तो क्या हमको होगा। पहला ऑप्शन दे रहा है चेयर्ड स्किन, नो पेन। चेयर्ड माने होता है जलना, अर्थात बहुत बुरी तरह से जल जाना, तो चेयर्ड स्किन नो पेन, जली हुई स्किन और दर्द नहीं होता है। दूसरा है चेयर्ड स्किन पेन, जला हुआ स्किन और दर्द होता है। तीसरा कह रहा है ब्लिस्टर्स, शरीर पर दाने बन जाते हैं, उसमें पानी भरा होता है, ब्लिस्टर्स एंड पेन, जिसको हम फफोला कहते हैं, ब्लिस्टर्स एंड पेन। चौथा कह रहा है रेड एंड पेन, और पांचवा कह रहा है ग्रे एंड पेन। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा बच्चों वो होता है ऑप्शन नंबर ए, चेयर्ड स्किन एंड पेन, अर्थात हमारा शरीर जो होता है बहुत बुरी तरह से झुलस जाता है, बहुत ख़राब ढंग से जल जाता है, पूरा डीप बर्निंग हो जाता है, एपिडर्मल और डर्मल पार्ट दोनों हमारे डैमेज हो जाते हैं। अर्थात इस प्रकार के बर्निंग में हमारी स्किन का रीजनरेशन नहीं होता है, अर्थात स्किन फिर से दोबारा स्किन नहीं बना पाएगा। इसके लिए हमारा केवल एक ही उपाय हो सकता है, हमारा स्किन ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा, है ना, अर्थात थाई के पार्ट का स्किन काट कर वहाँ ग्राफ्ट करना पड़ेगा। तो अर्थात डीप बर्निंग हो जाने पर फिर से स्किन को हम कभी भी रीजनरेट नहीं करा पाएंगे। हमको अगर स्किन वहाँ लाना है तो केवल और केवल एक ही उपाय होगा, स्किन ग्राफ्टिंग करना, है ना, अर्थात स्किन को हम वहाँ ट्रांसप्लांट कराते हैं। ठीक, तो देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, चेयर्ड स्किन नो पेन, अर्थात हमने बताया कि जब बुरी तरह से हमारी स्किन झुलस जाते हैं, जल जाते हैं, तो उसमें हमारी जो तंत्रिकाएं हैं वो भी जल जाती हैं, जिसकी वजह से हमको पेन नहीं होता। क्या नहीं होता, पेन नहीं, दर्द नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ नर्व्स काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब नर्व्स हमारे काम करते रहते हैं तब वो दर्द को पहुँचाते हैं हमारे ब्रेन तक, मस्तिष्क तक। अब यहाँ तो हमारी तंत्रिकाएँ सब जल चुकी हैं, इसलिए इसकी सूचना हमारे ब्रेन तक नहीं जाती। पहला ऑप्शन सही होगा, चेयर्ड स्किन एंड नो बर्निंग।
जैसा कि आप देखिए इस फिगर में दिखाया गया है, ये पेशेंट क्या है, ये डीप बर्निंग चला गया। देखिए इसके ऊपर का बहुत ख़राब ढंग से झुलस गया, अर्थात इसका डर्मल पार्ट और एपीडर्मल पार्ट सब पूर्ण रूप से क्या हो गया, जल गया। देखिए ये देखिए इसका डर्मल पार्ट और एपीडर्मल पार्ट दोनों बुरे तरह से झुलस गए हैं, जल गए हैं, अर्थात इसमें किसी प्रकार का रीजनरेशन नहीं हो सकता है। और इस प्रकार के पेशेंट के जीने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल जाते हैं। और इनका स्किन ग्राफ्टिंग करना, इनका ट्रांसप्लांटेशन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, इस प्रकार से ग्राफ्टिंग नहीं हो पाती है। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन इसमें था, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग्स यू शुड डू फॉर द सीवियर ब्लीडिंग। अगर मान लीजिए बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत तेज़ी से ब्लड जो है बाहर आ रहा है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। पहली बार आपको क्या समझना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग हो रहा है किसी पेशेंट को, अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं सार्वजनिक स्थान पर या कहीं भी जहाँ पेशेंट को किसी धारदार हथियार से लग गया और बहुत ज़्यादा से ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस समय आप फर्स्ट एडर के रूप में क्या करेंगे। आप अगर एक ट्रेंड फर्स्ट एडर हैं, तो उस समय आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, पुट द विक्टिम्स इन द रिकवरी पोजीशन। किसी अर्थात जो विक्टिम है, जो घायल आदमी है, उसको रिकवरी पोजीशन पर रखेंगे। कि डायरेक्ट प्रेशर्स विद द क्लीन क्लॉथ्स आर द हैंड, कि किसी साफ कपड़े से या फिर साफ हाथ से आप उसको प्रेस करेंगे, अर्थात दबाए रखेंगे, जिसकी वजह से उसका ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कवर विद द क्लीन ग्लॉथ्स, कि किसी क्लीन क्लॉथ से कवर करेंगे, उसको ढक देंगे। अगला कह रहा है गिव ऑक्सीजन, की उसको ऑक्सीजन देंगे। अब पाँचवां दे रहा है गिव हिम वाटर इफ़ कॉन्शियस, अर्थात वो अगर बेचैन हो रहा है, बेहोशी के हालात में जा रहा है, तो उसको पानी देंगे। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट प्रेशर विथ क्लीन क्लॉथ एंड हैंड। अर्थात कुल मिला के एक साफ़ कपड़े से उसके घाव को ढकेंगे और इसके बाद अपने हाथ से क्या करेंगे, उसको दबाए रखेंगे, क्योंकि उसका कुछ ब्लीडिंग पॉइंट होगा, ब्लीडिंग पॉइंट और क्लॉटिंग पॉइंट, इन सब का हर एक पेशेंट के अंदर ये मैकेनिज़्म होता है, अर्थात वो ब्लड बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक ब्लड नहीं बंद हो जाता है, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, किसी साफ़ कपड़े से उसके घाव को ढकना पड़ेगा और इसके बाद अपने हाथ से दबा के रखना पड़ेगा, और कुछ समय बाद उसकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए कोई आर्टरीज या वेंस बहुत कट गया है, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, एक्सेस ब्लीडिंग उसकी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको क्या हो जाएगा, शॉक लगने की संभावनाएँ बढ़ जाएंगी, अर्थात वो आदमी जोखिम में जा सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रेशर एंड क्लीन क्लॉथ, हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रेशर देना पड़ेगा, किसी क्लीन साफ कपड़े से उसको ढकना पड़ेगा और फिर अपने हैंड से प्रेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसा कि इस फिगर में देखिए, ये देखिए इस आदमी का क्या हो रहा है, इसमें किसी प्रकार का कट लग गया है और ये अपने हाथ से देखिए बिल्कुल दबाए रखा है और नीचे से क्या है, सफ़ेद कॉटन का कपड़ा रखा हुआ है। तो कपड़े से ढकेंगे और इसके बाद फिर हाथ से क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और कुछ समय बाद उसमें क्लॉटिंग होने लगेगा, है ना, अर्थात खून बहना बंद हो जाएगा। तो ये हमारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फर्स्ट एडर के रूप में। अगर आपको अच्छी टेक्निक्स आती है और फर्स्ट एड आप दे सकते हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना होगा कि अगर किसी में कट हो जाए तो आप उसको कैसे करेंगे, आप उसमें कॉटन कपड़े से उसको ढकेंगे और अपने हाथ से प्रेस करेंगे, दबा के रखेंगे, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट प्रेशर विथ क्लीन क्लॉथ और हैंड। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, विच ऑफ द फर्स्ट एड ड्यूटीज़ बिलो हैज़ द हाइएस्ट प्रायोरिटी फॉर यू एज अ केबिन अटेंडेंट। अगर मान लीजिए आप केबिन अटेंडेंट हैं, तो एक फर्स्ट एडर के रूप में आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि सबसे पहले प्रायोरिटी आप क्या देंगे, किस प्रकार का आप फर्स्ट एड देंगे। पहला है रीएश्योर द पैसेंजर्स, अर्थात उसको आश्वस्त करेंगे, आप जो पैसेंजर है उसको आश्वस्त करेंगे। दूसरा है अरेंज द मेडिकल अटेंशन, उसको मेडिकल अटेंशन देंगे कि बी अवेयर ऑफ डेंजर, कि उसको आप पहले किसी भी प्रकार के खतरा से रोकेंगे, अर्थात उसको अवेयर करेंगे, उसको हिदायत देंगे किसी प्रकार के खतरा से। तो आपको आपकी सबसे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप केबिन अटेंडेंट हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए किसी को कि वो इस खतरे से दूर रहें, है ना। तो क्योंकि केबिन अटेंडेंट का काम ही यही होता है कि वो अवेयर करते रहें, आपको अवेयर करना होगा हर एक शख्स को कि आप इस खतरे से दूर रहें ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द रूट इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक्स व्हेन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू द पैसेंजर। अर्थात कुल मिला के सड़क
सड़क नियंत्रण तकनीकी जो होता है, सड़क यातायात नियंत्रण तकनीकी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सड़क यातायात नियंत्रण तकनीकी के अंतर्गत आप एक पैसेंजर को किस प्रकार का ट्रीटमेंट देंगे, है ना। अर्थात आपका जो मेन पर्पज़ होता है, मेन उद्देश्य होता है एक सड़क यातायात नियंत्रण तकनीकी के रूप में, है ना, क्योंकि भारत सरकार ने यह लॉन्च किया है सड़क यातायात नियंत्रण तकनीकी। इसके अंतर्गत आप एक पैसेंजर को किस प्रकार का ट्रीटमेंट देंगे। पहला ऑप्शन है टू रीलोकेट और मूव द पैसेंजर। दूसरा है टू एडमिनिस्ट्रेट रिस्कस ब्रीदिंग, और उसको रेस्क्यू ब्रीदिंग देंगे। अर्थात मैं जैसे कि मैंने बताया कि 30-20 कंप्रेशन पर 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग वो देंगे। टू रिमूव द ब्लॉकेज इन द विक्टिम एयरवे, कि अगर मान लीजिए किसी भी विक्टिम का, अगर मान लीजिए किसी आदमी को चोट लगा है और उसके मुंह में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाएंगे, उस ब्लॉकेज को हटाएंगे। फिर टू रिमूव द ब्लॉकेज इन द विक्टिम एयरवे, अर्थात किसी विक्टिम के मुंह में अगर ब्लॉकेज है तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे। टू ट्रीट द एब्सेंस ऑफ विक्टिम्स ब्रीदिंग, कि अगर मान लीजिए उस विक्टिम का, उस घायल आदमी का अगर सांस नहीं आ रहा है तो उसको सांस को सही करेंगे। तो आपका सबसे पहला मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर आप एक फर्स्ट एडर हैं और आप सड़क यातायात नियमों को जानते हैं, अर्थात यातायात नियंत्रण तकनीकी को जानते हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। इसका मेन चीज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है, आपको यहाँ ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा, अर्थात कुल मिला के टू रीलोकेट मूव द पैसेंजर, अर्थात पैसेंजर को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा, उसको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना पड़ेगा। अर्थात एक ट्रेंड डॉक्टर के, एक ट्रेंड पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ के पास पहुंचाना पड़ेगा, उसको हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। टू रीलोकेट आर मूव द पैसेंजर, पैसेंजर को आपको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। What is the first actions when examining the conditions of the patient? अर्थात कुल मिला के पेशेंट के कंडीशन को अगर आप एग्जामिन कर रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट आप कहीं जा रहे हैं, सड़क पर कोई आदमी बेहोश पड़ा हुआ है ना। अर्थात जब आप वहाँ फर्स्ट एडर के रूप में पहुँचते हैं तो सबसे पहला आपका क्या काम होता है, आपको किस प्रकार से पेशेंट को ट्रीट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्शंस के रूप में, पहले कार्य के रूप में आप यहाँ क्या करेंगे, तो पहला है चेक द ब्रीदिंग, उसके सांस को चेक करेंगे कि सांस आ रहा है कि नहीं। दूसरा है चेक द इंश्योरेंस, चेक फॉर द इंश्योरेंस, उसके इंश्योरेंस के लिए चेक करेंगे। स्पीक टू द विक्टिम्स एंड सीक हिज शोल्डर्स, तीसरा है। और चौथा है चेक फॉर एक्सटर्नल इंजरी, अर्थात उसके सांस को चेक करेंगे, उसके इंश्योरेंस को चेक करेंगे कि उस पेशेंट को, अर्थात जो विक्टिम है उसको, उससे बात करेंगे, अर्थात उसको कहेंगे क्या आप सही हैं, और फिर उसके शोल्डर को, उसे अर्थात उसके कंधे को हिलाते हुए क्या कहेंगे, भाई साहब आप ठीक हैं, ऐसा कहेंगे। कि अगला कहेंगे कि चेक फॉर एक्सटर्नल इंजरीज, कि उसको जो चोट लगा है उसको आप देखेंगे। मैंने क्वेश्चन ये किया है कि सबसे पहला एक्शंस आपका क्या होगा, उस जो इमरजेंसी साइट है, जो आपातकालीन जगह है जहाँ पर दुर्घटना हुआ है, वहाँ आप पेशेंट को जब जाएंगे देखेंगे, अगर वो दुर्घटना मतलब कुछ आपातकालीन स्थिति में पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप जाएंगे और पेशेंट से बोलेंगे भाई साहब आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप ठीक हैं। और इसके बाद फिर उसके दोनों कंधों को हिलाते हुए बोलेंगे। अगर वो होश में होगा थोड़ा बहुत तो एक्शन में आएगा और कुछ बोलने की कोशिश करेगा, हिलेगा डुलेगा। तो सबसे पहले मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ये होता है, उस पेशेंट से जाइए और पूछिए कि क्या भाई साहब आप सही हैं, हम आपके साथ हैं, और उसके दोनों कंधों को हिलाते हुए कहेंगे, जिससे अगर मान लीजिए उसके अंदर किसी प्रकार का कोई एक्शन हो तो वो क्या हो जाए, अर्थात एक्शन में आ जाए, थोड़ा सा वो पता चले कि इसके अंदर कुछ जान है या इसमें होश है ना। तो जैसा कि देखिए इस फिगर के माध्यम से देखिए, ये एक फर्स्ट एडर किस प्रकार से कह रही है आर यू राइट, आर यू ऑल राइट, क्या बिल्कुल आप ठीक हैं भाई साहब, आप ठीक हैं। और फिर इससे देखिए दोनों कंधों को हिला के बोल रही है ना। तो कुल मिला के एक फर्स्ट एडर के रूप में आपका यह मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप किसी इमरजेंसी साइट पर जाइए, अगर किसी दुर्घटना स्थल पर जाइए और पेशेंट अगर वहाँ बेहोश पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप उसके दोनों कंधों को हिलाते हुए और उसको आप क्या करेंगे, भाई साहब आप सही हैं, मैं आपके साथ हूँ, उसको आश्वस्त करेंगे। अगर मान लीजिए उसके साथ कुछ किसी प्रकार का हलचल हो रहा है उसके बॉडी में, तो आप समझिए कि वो होश में है और इसको रिकवरी फेज में लाया जा सकता है। फिर आप अपना फर्स्ट एड प्रोवाइड
प्रोवाइड करिए, है ना। अगर इस प्रकार से कोई इस कमेंटमेंट नहीं देता है या किसी प्रकार का कोई आपको ये नहीं पता चल पाता है कि ये पेशेंट सही है कि नहीं है, इसमें होश है, जान है कि नहीं है, तब आप इसके बाद दूसरा काम करेंगे। लेकिन सबसे पहला मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये होती है कि सबसे पहले आप उससे इस प्रकार से बिहेव करेंगे, अर्थात उसको पूछेंगे भाई साहब आप ठीक है कि नहीं ठीक है, और दोनों कंधों को हिलाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, स्पीक टू द पेशेंट। क्या करना है? स्पीक टू द विक्टिम एंड शेक हिज शोल्डर्स। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द हेमलिच प्रोसीजर? हेमलिच प्रोसीजर का मेन जो पर्पज़ होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है? हमने अपनी वीडियो सेगमेंट्स में बताया है, जब हम थ्योरेटिकल की क्लासेस कर रहे थे तो मैंने बताया है कि हेमलिच प्रोसीजर क्या होता है। हेमलिच प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि अगर पेशेंट के एयरवे में किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज हो जाता है, सांस लेने के रास्ते में किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, जैसे कोई टॉयस फंस गया है, छोटे बच्चों में टॉयस फंस जाता है, या कोई सिक्का फंस जाता है, या किसी प्रकार से कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर गले में आ जाता है, उसके विंड पाइप में आ जाता है, तो उसको हम किस टेक्निक से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, इसको हम हेमलिच प्रोसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमलिच प्रोसीजर या हेमलिच मेथड कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द हेमलिच प्रोसीजर? हेमलिच प्रोसीजर का मेन पर्पज क्या होता है? पहला कह रहा है टू रिमूव द ब्लॉकेज इन द विक्टिम एयरवे, अर्थात जो विक्टिम है, जो किसी प्रॉब्लम से झेल रहा आदमी है, उसका जो उसके मुंह में जो ब्लॉकेज है, जो किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है उसके सांस में, उसको हम क्या करेंगे? दूर करेंगे। दूसरा है टू ट्रीट द एब्सेंस ऑफ द विक्टिम्स ब्रीदिंग, कि जो सांस नहीं ले पा रहा है, उसका शॉर्ट ब्रीदिंग हो गया, उसको सही करेंगे। ये अगला कह रहा है टू ट्रीट द इनसफिशिएंट ब्रीथ, कि अगर उसको प्रॉपर वे में सांस नहीं आ रहा है तो उसको ठीक करेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? टू रिमूव द ब्लॉकेज इन द विक्टिम्स एयरवे, अर्थात उसके सांस के रास्ते में, विंड पाइप में किसी प्रकार, उसके ट्रैकिया में किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको निकालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इस फिगर में देखिए दिखाया गया है, आप इस फिगर में देखिए, ये देखिए एक छोटा सा बालक है, उसके मुंह में किसी प्रकार का कोई रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये आदमी क्या कर रहा है? उसको उल्टा करके उसके पीठ पर थपथपा रहा है, ठोक रहा है ना। तो इससे जो चीज़ होगा वो मुंह के माध्यम से बाहर निकल आएगा। देखिए इस प्रकार से ये भी पेशेंट कर रहा है। और ये देखिए इसमें एब्डोमिनल थर्स्ट, इसको हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल थर्स्ट, अर्थात पेट को दबा कर झटका देंगे तो अगर किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो बाहर की ओर निकल जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल थर्स्ट कहते हैं। तो एब्डोमिनल थर्स्टिंग करना, या इस प्रकार से देखिए पल्पेशन करके एक जो इन्फेंट है, एक छोटा सा बालक है, शिशु है, इसको थपथपा के क्या कर रहा है? किसी चीज़ को बाहर निकाल रहा है। तो जो हेमलिच प्रोसीजर होता है, हेमलिच प्रोसीजर का मतलब यही होता है कि अगर उसके एयरवे में, उसके सांस के रास्ते में, उसके विंड पाइप में, उसके ट्रैकिया में किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम किसी भी टेक्निक से थपथपा कर या फिर एब्डोमिनल थर्स्ट करके हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट हैपन्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड्स प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी? अगर ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके शरीर में क्या चेंजेज होंगे? उसको हम क्या करना पड़ता है? सॉरी, चेंजेज नहीं, इसमें पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे शरीर में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? कह रहा है इट रिमेन्स इन द बॉडी सेल्स, ये हमारे बॉडी सेल्स में पड़ा रहता है। दूसरा है इट इज़ ट्रांसफर्स टू द हार्ट मसल्स, या ये हार्ट मसल्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इट इज़ एग्जॉस्टेड बाय द ब्लड एंड द ब्रीदिंग सिस्टम, कि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड और ब्रीदिंग सिस्टम के माध्यम से बाहर को निकाल दिया जाता है। यही सही है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं में चला जाता है तो वो यूटिलाइज कर दिया जाता है, और साथ ही साथ वहाँ से हमको कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, अर्थात हमारे जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी बॉडी सेल्स हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे जो ब्लड हैं वो क्या करते हैं? हमारे हार्ट में लाते हैं, और हार्ट के माध्यम से फिर लंग्स में चला जाता है, और लंग्स फिर इनको एक्सपेल आउट कर देता है ना। तो ये हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इट इज़ एग्जॉस्टेड बाय द ब्लड एंड द ब्रीदिंग सिस्टम, अर्थात ये ब्लड और ब्रीदिंग सिस्टम के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। इसका जो बेनिफिट होता है, इसका जो उपयोग है वो हरे पौधों के लिए होता है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वो सूर्य के प्रकाश के साथ अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड का कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए हमको बाहर निकालना होता है, क्योंकि ये टॉक्सिक, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो हमको क्या हो जाएगा? हम लोग मर जाएंगे, साइनोसिस से मर जाते हैं। ठीक, तो इसको हमको बाहर निकालना होता है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट कैन
you do to avoid that a person experience a short period of the unconsciousness, that is the fainting। अगर मान लीजिए कोई आदमी बेहोशी के हालात में आ रहा है, धीरे धीरे वो कन्वल्सन आ रहा था, बेहोशी की कगार में आ रहा है, उसमें फेंटिंग हो रहा है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थात आप क्या कर सकते हैं उस पेशेंट के लिए। ठीक, तो क्या अवॉइड करने के लिए कहेंगे, तो पहला ऑप्शन है स्पीक्स टू द विक्टिम एंड एडमिनिस्टर्ड अ पेन स्ट्रोक, अर्थात आप विक्टिम से बात करेंगे और उसको पेन स्ट्रोक के लिए क्या करेंगे, एडमिनिस्टर्ड करेंगे। दूसरा है लेट द विक्टिम रिमेन्स इन द चेयर, अर्थात विक्टिम को आप चेयर पर बैठाएंगे, चेयर पर रखेंगे। अगला है अप्लाई फ्रेश एयर, लेट द विक्टिम ले डाउन एंड रीअश्योर द विक्टिम्स, अर्थात आप उस पेशेंट के लिए फ्रेश एयर अप्लाई करेंगे, अर्थात उसको खुला हुआ स्वच्छ हवा देंगे, अर्थात खुली हुई हवा अप्लाई कराएंगे। लेट द विक्टिम्स ले डाउन, विक्टिम को आप लेटा देंगे और उसको आश्वस्त करेंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए कि कोई आदमी अनकॉन्शियस हो रहा है, बेहोशी के हालात में जा रहा है, फेंटिंग हो रहा है उसको, तो उस कंडीशन में आपको क्योंकि वो बेहोशी के हालात में क्यों जा रहा है, अर्थात उसका जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो इम्प्रॉपर हो गया है ना, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो गया है, जिसकी वजह से उसमें फेंटिंग हो रहा है, बेहोशी के हालत में हो रहा है, तो उसको खुला हुआ हवा अर्थात ऑक्सीजन आपको अप्लाई करना होगा। पेशेंट को धीरे धीरे आपको क्या होता है, अगर तो वो फेंटिंग हो रहा है अर्थात बेहोशी के हालात में जा रहा है, ऐसे ऊपर से गिरेगा तो उसको बहुत चोट लग जाएगी, इसलिए आप उसको क्या करेंगे, ले डाउन कर देंगे, लेटा देंगे और उसको आश्वस्त करने की कोशिश करेंगे, रीअश्योर करेंगे, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अप्लाई फ्रेश एयर, अर्थात उस पेशेंट को आप फ्रेश एयर अप्लाई करेंगे और उसको क्या करेंगे, ले डाउन कर देंगे, लेटा देंगे और फिर उसको आश्वस्त करेंगे कि भाई अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम आपके साथ हैं, है ना। तो आश्वस्त करते रहेंगे तो उसको किसी प्रकार का कोई अनकॉन्शियसनेस नहीं होगा। इट इज़ ऑल अबाउट द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करीब करीब सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ जो हमारे उत्तर प्रदेश जो हमारे सभी उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी पाठ्यक्रम हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ सभी पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, अगर हमारे नए व्यूवर हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर आपको किसी प्रकार का नया वीडियोज़ चाहिए, किसी प्रकार का कोई कमेंट देना है या किसी प्रकार का कोई सुझाव हमको देना है, तो हमारे कमेंट बॉक्स पर जाएं, हमको लिखें, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स ज़रूर देखते हैं और आपकी जितने भी समस्याएं हैं उनका निवारण करना हमारा मेन काम होता है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।